नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाबों को। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी लिखित ही दिया जाता है। हमारे कार्यक्रम का फोकस ऐसे ही अनस्टार्ड क्वेश्चंस पर है। कुछ ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में चलते होंगे, इस कार्यक्रम के जरिए हम उनका जवाब आपको देंगे। क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है, क्या है सांसदों के सवाल और क्या रहे सरकार की तरफ से उनके जवाब, इसका तमाम ब्यौरा आपको दिखाएंगे संसद टीवी की इस खास पेशकश के जरिए। आज के प्रश्नकाल में शीतकालीन सत्र 2021 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हमने शामिल किया है। इन सवालों का सरोकार आपसे है, आपके जीवन से है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे महिलाओं से जुड़े सवाल के साथ। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आपने पुलिस की वर्दी में महिलाओं की तस्वीरें देखी होंगी। महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी में दिख रही हैं। एक तरफ सुरक्षा का फर्ज तो दूसरी तरफ मां होने का फर्ज। इन दोनों ही जिम्मेदारियों को ये महिला पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी से निभा रही हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पुलिस बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि से जुड़े सवाल के साथ। और इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद भास्कर राव नेक्कांती ने। अपने सवाल में उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि पुलिस बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 33% तक बढ़ाने के लिए 22 जून 2021 को सभी राज्यों में जारी की गई 5 परामर्शिकाओं के दौरों का ब्यौरा क्या है। क्या राज्य सरकारों ने पुरुष सिपाहियों के खाली पड़े पदों को परिवर्तित करके महिला सिपाहियों और उप निरीक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? अगर ना, तो इसके कारण क्या हैं? इस सवाल का जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस राज्य का विषय है। पुलिस बलों में जेंडर संतुलन में सुधार करने सहित पुलिस कर्मियों की भर्ती करना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने इस विषय पर राज्यों का दौरा करने के लिए कोई सलाहकार नहीं भेजा है। आगे अपने जवाब में मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि पुलिस बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 33% तक बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों ने 22 अप्रैल 2013, 21 मई 2014, 12 मई 2015, 21 जून 2019 और 22 जून 2019 को एडवाइजरी जारी की है। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वो पुलिस कांस्टेबलों के खाली पदों को परिवर्तित करके महिला कांस्टेबल और उप निरीक्षक और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल होने चाहिए ताकि महिला हेल्प डेस्क 24 घंटे काम कर सके। राज्यों को महिला कर्मियों के लिए आवास, चिकित्सा सुविधाएं और काम करने का अनुकूल वातावरण जैसे कई प्रावधान और कल्याणकारी उपायों को सशक्त बनाने की सलाह भी दी गई। और आज के कार्यक्रम में हमारा अगला सवाल जुड़ा है पुलिस कर्मचारियों के लिए क्रेच की स्थापना से। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद क्वीन ओझा ने। उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने ऐसे पुलिस कर्मियों अधिकारियों के बच्चों की देखभाल के लिए जहां पति पत्नी दोनों सेवा में हैं, क्रेच बनाने की योजना बनाई है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? इस संबंध में केंद्र सरकार को राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है? और इस सवाल का जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। उन्होंने जानकारी दी कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस राज्य का विषय है। पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए जो भी कदम उठाने होते हैं उसकी जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र की होती है। पुलिस कर्मियों के कल्याण संबंधी उपायों को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा, काम करने के लिए सही माहौल सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार भी राज्यों को एडवाइजरी जारी करता है। उपलब्ध जो सूचना है उसके अनुसार क्रेच स्थापित करने से संबंधित राज्य सरकारों का कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय को नहीं मिला है। सरकार पुलिस में काम कर रही महिला कर्मियों की जरूरत के प्रति संवेदनशील है। इस मामले में राज्यों के पुलिस बल मौजूदा विधिक और संस्थागत ढांचे के भीतर काम करते हैं। और अब रुख अगले सवाल का। ये सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय राजमार्गों को टोल मुक्त बनाने के प्रस्ताव को लेकर। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद ए विजय कुमार ने। अपना सवाल उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछा और अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि देश में सबसे लंबे और सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं।
क्या सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को टोल मुक्त करने का कोई प्रस्ताव है, और अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दिया, और अपने जवाब में उन्होंने जानकारी दी कि देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 यानी NH27 है। ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है जिसकी लंबाई करीब 4113 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा राजमार्ग पश्चिम बंगाल राज्य में NH327B यानी NH327B है, जिसकी लंबाई करीब 1.20 किलोमीटर है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को टोल फ्री करने के प्रस्ताव पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने बताया कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को टोल फ्री करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अगला सवाल ये जुड़ा है शिक्षा से, और इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद पी भट्टाचार्य ने। अपने सवाल में उन्होंने शिक्षा मंत्री से पूछा कि क्या यह सच है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बावजूद लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा प्रणाली के अभाव में अभी भी शिक्षा से दूर हैं? अगर नहीं तो जानकारी क्या है? आगे अपने सवाल में उन्होंने ये भी जानना चाहा कि देश में सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया। इसके मुताबिक 6 से 14 साल के हर बच्चे को पड़ोस में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना शामिल है। अधिनियम की धारा 6 इस बारे में राज्य सरकारों को अधिसूचित किया गया है, जिसमें स्कूल खोलने के लिए अपने राज्य की खास स्थिति को ध्यान में रखा गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट 2021-22 में रिपोर्ट की है कि देश में 97.49% और 97.01% बस्तियां प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा कवर हैं। इनमें कवर ना होने वाली बस्तियों में से ज्यादातर छोटी और कम आबादी वाले दुर्गम क्षेत्रों में है, जहां स्कूल खोलना संभव नहीं है। इस वजह से वहां परिवहन और एस्कॉर्ट की सुविधा देने और आवासीय स्कूल और छात्रावास खोलने का प्रावधान किया गया है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा के छात्रों को एक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही RTI अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि हर माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे या वार्ड जैसा भी मामला हो उसे पड़ोस के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाएं या भर्ती करवाएं। समग्र शिक्षा के तहत पहली बार वर्ष 2021-22 में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के 16 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल से बाहर के बच्चों को NIOS और SIOS के जरिए अपनी शिक्षा पूरी करने और पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंच के लिए हर वर्ष प्रति बच्चा 2000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। साथ ही राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को कक्षा 8 में उनकी ड्रॉप आउट रोकने योजना और माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। अगला सवाल पूछा राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता ने। अपने सवाल में उन्होंने शिक्षा मंत्री से जानकारी मांगी और पूछा कि IIT यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान और IIT यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में कुल कितने शिक्षक हैं। सितंबर 2021 तक इन संस्थानों में स्वीकृत पदों की संख्या और भरे गए पदों की संख्या कितनी है, और फिलहाल जो रिक्त पद है उनकी कितनी संख्या है, और ये रिक्त पद कब से खाली हैं। संस्थान वार उन्होंने अपने प्रश्न में आंकड़ा मांगा। इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में खाली पदों के बारे में जानकारी दी। IIT में स्वीकृत पदों की संख्या 10,088 है। IIT में भरे पदों की संख्या 6,858 है और खाली पदों की संख्या 3,230 है। इस तरह से IIM में स्वीकृत पदों की संख्या 1,404 है, भरे पदों की संख्या 1,001 है और खाली पदों की संख्या 403 है। IIIT में स्वीकृत पदों की संख्या 973 है, भरे पदों की संख्या 511 है और खाली पदों की संख्या 462 है। अब सवाल सहकारी सोसाइटी अधिनियम संशोधन से जुड़ा हुआ।
इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद टीजी वेंकटेश ने। उन्होंने सहकारिता मंत्री से पूछा कि क्या सरकार सहकारी सोसाइटी अधिनियम संशोधन करने का विचार रखती है और क्या इस बारे में राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा, अगर हाँ तो इसे लेकर क्या योजना बनाई गई है और इस तरह के संशोधनों के लक्ष्य क्या हैं। इस सवाल का जवाब सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि हाँ, बहु राज्य सहकारी अधिनियम 2002 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए कानून को बदलती आर्थिक नीतियों के अनुरूप रखने, प्रबंधन को सदस्यों के प्रति जवाबदेह बनाने और समितियों के जमाकर्ताओं और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए नियामक तंत्र हो। अगला सवाल जुड़ा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने। उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्री से पूछा कि PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने मकसद में सफल नहीं रही है और क्या कुछ प्रमुख राज्यों ने इस योजना को लागू करने के बजाय अपनी जरूरत के अनुसार एक स्वतंत्र फसल बीमा योजना चलाई है। अगर ऐसा है तो क्या सरकार ने इस योजना के नियमों और विनियमों में सुधार करने के लिए कार्यबल गठित किया है? क्या कार्यबल का राज्यों के परामर्श से और उनके सुझाव के अनुसार एकीकृत फसल बीमा योजना का मसौदा तैयार करने का प्रस्ताव है? क्या इस योजना के तहत किसान संगठनों ने भी निजी कंपनियों द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं के बारे में शिकायत दर्ज की है? इस सवाल का जवाब कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। उन्होंने बताया कि देश में खरीफ 2016 मौसम से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साथ किसानों के लिए स्वैच्छिक है, यानी वो इस योजना से अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र अपने जोखिम अनुमान और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना से जुड़ सकते हैं। खरीफ 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने एक या ज्यादा मौसमों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है। इस योजना की शुरुआत से लेकर 2020-21 तक योजना के तहत 10,49,342 करोड़ रुपए की बीमित राशि के लिए कुल मिलाकर 2,938 लाख किसान आवेदनों का नामांकन किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुहितधारक योजना है। योजना को चलाने के लिए दिशा निर्देश हैं। योजना को लेकर राज्य किसी भी हितधारक द्वारा दायर की गई शिकायत के हल के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समितियों का गठन करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये प्रश्न लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत ने पूछा। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से सवाल किया और जानना चाहा कि क्या सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़े पैमाने पर कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों का वितरण सरकार कर रही है? अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने दिया। उन्होंने बताया कि हाँ, सरकार देश भर में पात्र दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों सहित विभिन्न सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करने के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता नामक एक योजना चला रही है, जिसमें दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करने के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना के तहत 2016-17 में 2,90,295, 2017-18 में 2,72,731, 2018-19 में 3,08,65, 2019-20 में 3,51,629 और 2020-21 में 2,41,492 लाभार्थियों को कृत्रिम अंग सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं। अब सवाल स्वामित्व योजना से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद नवनीत रवि राणा ने। उन्होंने पंचायती राज मंत्री से पूछा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार को आवंटित निधि कितनी है। आगे अपने सवाल में उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार स्वामित्व योजना के तहत ग्राम भूमि सर्वेक्षण मानचित्रण में तेजी लाई है और इस योजना के तहत राज्यों के राजस्व विधानों में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने दिया। उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय की किसी भी योजना के तहत राज्यों को धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।
स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान स्कीम के तहत धनराशि जारी की जाती है। IOP यानी पंचायतों के प्रोत्साहनीकरण स्कीम के तहत हर साल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रतियोगिता के तहत अलग अलग स्तरों पर अच्छा प्रदर्शन करने वाली चयनित पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गांव का सर्वेक्षण और मानचित्रण योजना के तहत राज्य में स्वामित्व योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न सूचना, शिक्षा, संचार से संबंधित गतिविधियों के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित अन्य राज्यों को धनराशि सीमित मात्रा में जारी की गई है। पिछले 3 साल के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार को इस योजना के तहत 91 करोड़ 62 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है। साथ ही आगे अपने जवाब में पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने बताया कि भूमि और भूमि अभिलेख राज्य का विषय है। स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन और संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने संबंधित भू राजस्व अधिनियम, नियमों, संहिताओं और किसी अन्य प्रशासनिक दस्तावेज में उपयुक्त प्रावधान करते हैं। इसलिए पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य के राजस्व कानूनों की एकरूपता के लिए कोई पहल नहीं की है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये जुड़ा है टीओपी योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद महेश साहू ने। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से पूछा कि टीओपी यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या कितनी है। इस योजना के तहत ओडिशा से कितने युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और ओडिशा में इस योजना के तहत कितना बजट आवंटित किया गया है। इस सवाल का जवाब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया। उन्होंने बताया कि टीओपी यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना को जुलाई 2014 में शुरू किया गया। योजना को राष्ट्रीय खेल विकास निधि के दायरे में रहकर तैयार किया गया है। योजना का मकसद ओडिशा के युवाओं सहित ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के पदक संभावितों को ट्रेनिंग देना और उनकी प्रतिभा को निखारना है। टीओपी यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत ग्रुप में कुल 164 एथलीट और विकास समूह में 254 एथलीट को टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक खेल 2020 तक प्रशिक्षित किया गया। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना एक एथलीट केंद्रित स्कीम है और इसके लिए धनराशि राज्यवार आवंटित नहीं की जाती है। अगला सवाल पूछा है लोकसभा सांसद संजय सेठ ने। इस सवाल को उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से किया और अपने सवाल में उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक और दूसरे खेलों में विश्व भर में देश का नाम रोशन किया है। सरकार ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए जो योजनाएं चला रही हैं वो कौन सी हैं? ऐसी योजनाओं का लाभ कितने खिलाड़ियों को मिल रहा है? भारतीय खेल प्राधिकरण ने पिछले 3 साल के दौरान झारखंड के कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है? इसके अलावा अपने सवाल में संजय सेठ ने पूछा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आजीविका संकट का सामना करना पड़ रहा है? ऐसे खिलाड़ियों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कोई योजना है? इस सवाल का जवाब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया। उन्होंने बताया कि हाँ, भारतीय खिलाड़ियों ने हाल ही में संपन्न ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 और टोक्यो पैरालंपिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। 7 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 पदक जीतकर दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने का काम किया गया। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक तालिका में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में 24वीं रैंक हासिल की। इससे पहले भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन 1972 में था, जिसमें भारत ने 25वीं रैंक हासिल की थी। टोक्यो पैरालंपिक्स से पहले भारत ने पिछले सभी पैरालंपिक्स में सिर्फ 12 पदक जीते थे। इस तरह भारतीय खिलाड़ियों और टीमों ने एशियाई खेल 2018 में शानदार प्रदर्शन किया, जहां भारत ने 69 पदक जीते। इनमें 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा था। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए योजनाएं चला रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने ओलंपिक, पैरालंपिक खेलों, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी सुनिश्चित करने और एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए कई पहल की हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम, इसके तहत सरकार विदेशों में प्रशिक्षण लेने, भारत और विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए वित्तीय मदद देने के अलावा स्कीम के जरिए वित्त पोषण सहायता देकर ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों जैसी
प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को सहायता देती है। इसके अलावा NCOE यानी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, STC यानी साई प्रशिक्षण केंद्र, STC का विस्तार केंद्र और NSTC यानी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता चल रही है। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, साई प्रशिक्षण केंद्र, STC का विस्तार केंद्र और NSTC स्कीम जैसे कुल 188 केंद्र साई की खेल संवर्धन स्कीमों को चला रही हैं। फिलहाल 7,987 प्रतिभावान एथलीट, जिसमें 4,963 लड़के और 3,024 लड़कियों को आवासीय और गैर आवासीय आधार पर 27 खेल विधाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए झारखंड राज्य सहित देश भर में विभिन्न खेल स्कीम चला रहा है। इसके अलावा खेलो इंडिया स्कीम के तहत झारखंड राज्य में 10 अकादमियां हैं। साथ ही खेलो इंडिया स्कीम के तहत झारखंड के 32 एथलीट, जिसमें 12 पुरुष और 20 महिला शामिल हैं, इन्हें भी मदद दी जा रही है। जिन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आजीविका संकट का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे खिलाड़ियों की स्थिति को सुधारने के लिए मंत्रालय खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत 5 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद प्रदान करता है। इसके अलावा किसी खिलाड़ी के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए खास अवधि के लिए 5,000 की मासिक पेंशन पर विचार किया जा सकता है। आर्थिक बदहाली में रहने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल उपकरण की खरीद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में प्रतिभागिता के लिए 2.5 लाख रुपए तक की मदद दी जा सकती है। साथ ही अपने जवाब में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत 2018-19 में तीरंदाज अशोक सोरेन को 5 लाख की मदद दी गई। 2020-21 में स्वर्ण सिंह, जो कि साइकिलिंग से जुड़े हैं, उन्हें 2,50,000 रुपए की मदद दी गई। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।